नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। और इस समय देखा जा रहा है कि यूपी विधानसभा की चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को चैलेंज किया है। 2022 में बीजेपी की हार तय है, ये चैलेंज किया है असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को। सीएम योगी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और 2022 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है तब जब ओवैसी ने एक सभा के दौरान यह चैलेंज किया कि बीजेपी की सरकार वापस नहीं आएगी और ना आने दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए जाएंगे। ये बातें कही थी ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के बाद ये मंजूर किया है चैलेंज और उन्होंने कहा है कि ओवैसी एक बड़े नेता हैं और वो समय समय पर देश में अपना प्रचार करते हैं, एक बड़े नेता हैं। वो अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी 300 सीटों पर जीत हासिल करेगी और बीजेपी दोबारा से सत्ता में आएगी, हम यही कहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में ये बात कही है। तो चुनौती को तो मंजूर किया गया है और अभी हाल ही में देखा गया था कि ओवैसी ने रविवार को ही यह ऐलान किया था कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन करके। यानी कि ओम प्रकाश राजभर का इस समय जो संकल्प देखा जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, उसमें अब जुड़ने का ऐलान किया था ओवैसी ने। लेकिन ओवैसी ने यह भी चैलेंज किया कि बीजेपी को दोबारा से सत्ता में वापसी नहीं करने देंगे और योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है। और जैसा कि कल ही जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए थे, नतीजे भी सामने आए। 75 जिलों में 67 जिलों में जीत हासिल की बीजेपी ने, जिसमें कि 67 में से 2 बीजेपी के समर्थक दल थे। वहीं ये भी देखा गया बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली पार्टी माने जाने वाली सपा, जिसके पास सिर्फ 5 सीटें ही आई। तो ये तमाम बातें देखी जा रही है। कुछ ही दिन पहले ओवैसी ने कहा था कि उनकी पार्टी साल 2022 में योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर हलचल क्या चल रही है, क्योंकि लखनऊ इस समय मुख्य केंद्र है और यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति की शुरुआत होती है। जितेंद्र, यूपी विधानसभा चुनाव के पहले हलचल जो देखी जा रही है, एक तरफ ओवैसी दावा कर रहे हैं कि दोबारा से बीजेपी को नहीं आने देंगे, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी एक बड़े नेता है, तारीफ भी की उन्होंने। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2022 का चुनाव नजदीक है और इस तरह की बयानबाजी अब उत्तर प्रदेश में आती लगेगी। वो मुख्य केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति और इसको लेकर जो ओवैसी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है कि 2022 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो वहीं उसका जवाब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है और साफ ये कहा है कि ओवैसी को बड़ा नेता कहते हुए कि वो बड़े नेता हैं। और साफ तौर पे 2022 में पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संकेत दिए हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी बीजेपी की सरकार ही बनेगी। और साथ ही साथ 2022 से जो चुनाव नजदीक है, उस चुनाव में ओवैसी की पार्टी जो 100 सीटों पर हिस्सा ले रही है, वो कहीं ना कहीं वो भी आप चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनके साथ भी इस तरह की जब पता चल जाएगा कि इसमें उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता बनेगी। लेकिन अब ये देखिए, ओवैसी को आखिर ये अति आत्मविश्वास है कि उन्होंने बिहार में जब 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वो उत्तर प्रदेश में भी जीत हासिल करेंगे कुछ इसी तरीके से, या फिर सेंध लगाएंगे वोटों में। देखिए, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे वो और अन्य राज्यों के चुनाव है जहां पर ओवैसी की पार्टी एएम ने हिस्सा लिया था, उस पर कहीं ना कहीं ओवैसी की पहुंचने पर खास कोई जो असर नहीं दिखाई पड़ा था। और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में भी किस तरह से वो वोट बैंक बांटने की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बांटने की राजनीति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर जो ओवैसी हमेशा बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं और सक्रिय हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में भी, तो जाहिर सी बात है कि वो
मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 20% जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए ठीक है जितेंद्र, आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे राय ले लेते हैं, उनकी क्या कुछ राय है इन प्रतिक्रियाओं पर। प्रेम जी, हम लगातार देख पा रहे हैं कि यूपी में हलचल जारी है, तमाम पार्टियों की बात कर ले, लेकिन इस बीच जब ओवैसी अपनी जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये चैलेंज करते हैं कि बीजेपी को दोबारा से नहीं आने देंगे, योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उनको कहा है कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। किस तरीके से आखिर ये देखा जाए, दोनों आमना सामना करते हुए नजर आ रहे हैं आखिर? अंजलि, आमना सामना करने का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ओवैसी और योगी आदित्यनाथ का अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोई मुकाबला है नहीं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया है ओवैसी के चैलेंज का, या ओवैसी ने जो बयान दिया था उसके बयान का जो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, इसका सीधा मायने ये निकाला जाना चाहिए कि उनको पता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्या काम करने वाले हैं। यानी उन्होंने ये कहा था कि एक खास वर्ग का समर्थन ओवैसी को मिला हुआ है, प्राप्त है, यानी कि जो वोट वो हासिल करेंगे वो वोट निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी को जाता है, और वो वोट अगर ओवैसी किसी तरह से सेम लगाते हैं तो उसमें से बीजेपी को ही फायदा होगा। हालांकि उन्होंने पूरा तवज्जो दिया, कहते हैं ना कि पूरा भाव देना, पूरी उनकी बात को तवज्जो देते हुए कहा योगी आदित्यनाथ ने कि देश में उनको एक खास वर्ग का समर्थन प्राप्त है, और उनको कुछ लोग जानते हैं, समझते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम अगर बीजेपी को 2022 में या योगी आदित्यनाथ को 2022 में सीएम नहीं बनने देंगे, तो ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है, और बीजेपी की ही सरकार बनेगी 2022 में, वो कैसे बनेगी ये देखेंगे ओवैसी। तो इसका सीधे मायने ये है कि अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, ओवैसी जितना भी एक्टिव होंगे, ओवैसी जितना भी जहर उगलेंगे, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि इस बीच फिर ध्रुवीकरण होगी। जब ध्रुवीकरण की बात हम करते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि दो वर्गों में वोट बटेगा, और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि खास वर्ग में उनका दबदबा है, और 100 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और 100 सीटों पर अगर ये थोड़ा थोड़ा भी असर करते हैं, और वो सीटें हैं जहां पर एक खास वर्ग का दबदबा है या वहां वोटर ज्यादा हैं उस संप्रदाय से, उस वर्ग से, तो अब योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अगर ओवैसी वर्सेस योगी, यानी कि इन दोनों के बीच में चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है, तो निश्चित रूप से वोट बटेंगे, और वोट किसके कटेंगे वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी में माई समीकरण जो है, MY समीकरण जो है, उसका खास ध्यान रखा जाता है, और वो अगर है तो आप समझिए कि फिर किस तरह से उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। और इस तरह से चैलेंज देना, इस तरह से खुलेआम बोलना ओवैसी का, और इस पर से योगी आदित्यनाथ का संज्ञान ले लेना और उस बात का जवाब दे देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मुझे लगता है अंजलि, अभी इंतजार कीजिए, आने वाले समय में इस तरह के बयान अभी बहुत आएंगे, जवाब भी होंगे, और खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है 2022 के चुनाव पर। बिल्कुल प्रेम जी, जैसा कि आपने बात कही है कि आने वाले समय में बहुत सारे बयान सामने आएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले तरह तरह की बयानबाजियां देखने को मिलती ही हैं, लेकिन ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में अपना देखा जा रहा है कि अपना राजनीतिक पहलू आजमा रहे हैं, क्योंकि बिहार में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, बंगाल में उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने आकर के ये जिक्र किया जनसभा को संबोधित करते हुए कि मुजफ्फरनगर में किस तरीके से 50,000 मुसलमानों को पलायन करना पड़ा था, मुसलमान बिल्कुल भी खुश नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो इससे क्या समझा जाए, एक बड़ा वोट बैंक हासिल करने की कोशिश? ओवैसी का प्लान है कि नॉर्थ इंडिया में जहां जहां भी चुनाव हो वहां पे कम से कम इनकी पैठ बने और धीरे धीरे ये अपना पांव पसारें। और ओवैसी को पता है कि उन्हें सीट कितनी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन उनका मकसद ये है कि उनको चुनाव लड़ना है, और ओवैसी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चाहे वो बिहार का चुनाव हो, बिहार में ये आरोप भी लगते रहे कि ओवैसी अगर
नहीं आते, अगर वोट नहीं करते, तो शायद बीजेपी की वहां पे सरकार नहीं बनती, जो सीटें हैं वहां कम होती। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी अब यही बात होने वाली है। वो राजभर के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। राजभर का भी आप लगातार बयान सुनते आ रही होंगी। वो कह रहे हैं कि जो सुभाषपा के हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि पहला अगर उनका कोई मुख्यमंत्री होगा उनके तरफ से तो वो मुस्लिम चेहरा होगा, यानी मुस्लिम वर्ग से ही किसी को वो सीएम बनाएंगे। और जहां भी जब भी हिंदू मुसलमान अगर होगा कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, और कहीं भी अगर चुनाव होता है और बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी अगर हिंदू मुसलमान करने लगेंगी तो ये फायदा निश्चित रूप से आप बीजेपी को ही मिलने वाला है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि आप पॉपुलेशन के आधार पर फिर आ जाएंगे। और पॉपुलेशन में अभी भी हिंदू और मुसलमान में आप देखेंगे तो हिंदुओं का पॉपुलेशन ज्यादा है, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो। तो अगर ये ओबीसी राजनीति करेंगे उत्तर प्रदेश में कि अब मुसलमानों का मसीहा ओवैसी है, मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में सही नहीं हो रहा है और उनके साथ गलत हो रहा है और उनकी राजनीति करेंगे, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, राजभर इस तरह का बयान देंगे, क्योंकि राजभर और ओवैसी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। और जब बीजेपी को पता है इस बात का और लगातार आरोप भी लगते रहे, आपको याद होगा कि ओवैसी के इन्हीं क्रियाकलापों से, ओवैसी के इन्हीं कदमों की वजह से उन पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। हालांकि बीजेपी ने कहीं माना नहीं है, न ओवैसी ने माना है। और इसका जो फायदा है सीधे सीधे वो बीजेपी को मिलता रहा है। और मुझे लगता है कि 2022 में भी, हालांकि ये सीधे सीधे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर खाने वो फायदा जब भी हिंदू मुसलमान होगा तो फायदा वो बीजेपी को ही होगा। चलिए प्रेम जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश सोनी जी, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर यूपी में चल रही विधानसभा चुनाव से पहले की हलचल पर उनकी क्या राय है। योगेश जी, हम ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जो कभी साथ में थे बीजेपी के और अब वो अलग नजर आ रहे हैं, ओवैसी जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं और उन्होंने ये चैलेंज किया है कि वो दोबारा से बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। एक जनसभा को संबोधित करते हैं और एक तरीके से उनके भाषण से ये साफ नजर आता है कि वो एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश में हैं। क्या समझा जाए इस सब कुछ से? देखिए, बनते बिगड़ते हाल की तस्वीर तो जो है उसके बाद ही तय होती है जब चुनाव आ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी विधानसभा सीटों का राज्य है। तो यहाँ पर यदि हम योगी और क्या नाम है योगी की स्थिति की अगर हम बात करें तो अगर आपने देखा जो कल रिजल्ट आए 75 में से 66 पर भाजपा के जिला पंचायत जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। और उसके हालात जो हमें लग रहा था कि किसान आंदोलन के बाद या इसके बाद स्थिति कुछ बिगड़ेगी या वो होगी, तो फिर भी ये चीजें तय हो जाती हैं कि वो जो एक योगी बड़ा और वर्चस्व वाला चेहरा है, तो उसके आधार पे मैं मानता हूँ किसी और राज्य में कोई और प्रभाव पड़े, पूरे देश भर में बीजेपी में प्रभाव पड़े, लेकिन सबसे बड़ा प्रभावशाली जो चेहरा है वो हमेशा योगी का इस समय गिना जा रहा है, देखा जा रहा है। उच्च स्तरीय बैठकों में भी या कहीं भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रयोग आज योगी के चेहरे पे का ही प्रयोग किया जा रहा है। और जब बात उनके गढ़ की आ जाती है, मतलब यानी उत्तर प्रदेश की आ जाती है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनको सत्ता से हटाना या सत्ता से उनको चीजों को कम करना थोड़ा मुश्किल होगा। और बात रही यहाँ पर ओवैसी की, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं, वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़े सुपरस्टार उनके चेहरे हैं और वो हर जगह वही चोट मारते हैं जहां पर उनको लगता है कि उनकी जो मुसलमान जो वोट बैंक है वो वहां पर उनको प्रभावित करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे गढ़ के अंदर योगी को सत्ता से गायब, हाँ वो प्रभावित कर सकते हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं। वो भी एक अपनी भाषा शैली और अपनी अदा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन योगी के गढ़ से उसको वो हटा दें, मुझे लगता है उनकी वो ताकत या उनकी वो हिमाकत या उनका वो वर्चस्व नहीं है कि वो इतना बड़ा कोई झटका दे पाए योगी को। लेकिन जिस तरीके से अब ये उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, इसका फायदा आखिर किसको होने वाला है और नुकसान किसको होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इस बार बहुत ही अलग होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं कि पिछले दशक भर में राजनीति का स्वरूप पूर्ण रूप से बदला है। कब कहा क्या कैसे हो जाए इसकी गारंटी वारंटी कोई नहीं। जो आंकड़े हैं, जो हम सर्वे करते हैं, जो पोल्स होते हैं,
वो तक इस बार हल्के पड़ गए, झूठे पड़ गए। बात रहती है उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण। देखिए, ध्रुवीकरण का अर्थ पहले हमें जानना होगा कि ध्रुवीकरण क्या होता है। आज सोशल मीडिया इसका एक बहुत बड़ा रूप बन चुका है। किसी भी घटना को कैसे भी जो है उसको फैलाया जाता है। राजनीतिक मुद्दे जो नहीं होने चाहिए उनको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। जो बड़ी हलचल, बड़ी घटनाएं हैं, यदि वो सरकार के खिलाफ है तो वो दिखेगी नहीं। कोई छोटी मोटी घटना है, अगर वो कहीं ना कहीं उसको परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, संदेह पैदा करती है, उनको दिखाया जाता है। तो मसला ये है कि राजनीति में आज की डेट में ध्रुवीकरण का अर्थ पूर्ण रूप से बदला है। और उत्तर प्रदेश के परिवेश में अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग बहुत, जैसे अगर मैं आपको बताऊं सपा बसपा गठबंधन की कहानी से आप समझिए कि जब पीछे लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए हुआ क्या, सपा बसपा महागठबंधन, इतने बड़े गठबंधन के बाद भी वो बीजेपी को नहीं हिला पाई। इसका मतलब ये था कि उसका वोट बैंक अपना था। और ध्रुवीकरण की बात रहती है तो वो कुछ समय के लिए कार्यरत तो रहती है लेकिन वो अटल नहीं रहती है, क्योंकि वो अटल होने के लिए उसकी प्रमाणिकताएं चाहिए होती हैं जो किसी भी दल, किसी भी पार्टी के पास नहीं होती। लेकिन अब इससे क्या समझा जाए? ओवैसी चैलेंज कर रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं, बीजेपी के सामने तो तमाम चैलेंज है और सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। जितना चैलेंज करेंगे उतना ही तो मजबूत होगी बीजेपी। जब आप एक रोटी के हिस्से बटेंगे तो देखिए, जिसका जो वोट बैंक है वो तो वही है। बीजेपी का जो वोट बैंक है वो तो, हाँ देखिए मैंने कहा बीच में, किसान आंदोलन अगर इसको प्रभावित कर सकता है तो वो क्षति हो सकती है। ओवैसी, मायावती, अखिलेश यादव ये आज योगी को चैलेंज नहीं कर सकते। यही देश में यदि किसी और राज्य की घटना होती जहां मौजूदा बीजेपी सरकार है वहां हम मान सकते थे, क्योंकि योगी एक फायर ब्रांड आदमी है और जो नेता है उन्होंने जिस तरीके से अपनी छवि को कायम करा है वो वाकई उनके गढ़ को हिलाने के लिए वो एक तरीके से कवच का काम करती है। और ये ओवैसी बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं, वो मुस्लिम वोट को प्रभावित करेंगे। मुस्लिम वोट बैंक की निगाह सपा पे, मुस्लिम वोट बैंक की निगाह बसपा की भी रहती है। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि इसमें यदि एक सर और आ जाता है तो निश्चित तौर पे वो उसको घाटा सपा बसपा या अन्य दलों को होगा। इसमें ओवैसी के आने से बीजेपी को मुझे लगता है कोई घाटा नहीं होगा। यानी कि आपको ये मानना है ओवैसी के आने से बीजेपी को कोई घाटा नहीं होगा, वोट बैंक का भी घाटा नहीं होगा? योगेश जी जी, निश्चित तौर पे नहीं होगा, क्योंकि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो एक वर्ग का अपना एक सॉलिड वोट बैंक है। और ये बात चूंकि इतना बड़ा जो देश का राज्य, और हमने विधानसभा चुनाव में देखा जब लग रहा था कि बीजेपी को भी स्थिति बड़ी डामाडोल हो सकती है, तो सपा बसपा गठबंधन के बाद भी यदि वो किला नहीं भेद पाए तो मुझे नहीं लगता ओवैसी के आने से इस चीज का कोई फर्क पड़ सकता है, बल्कि इससे बीजेपी को उल्टा फायदा हो सकता है। क्योंकि वोट बैंक देखिए लोग लिमिटेड है। 100 लोगों को मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वोट करना, उदाहरण के तौर पे, तो 100 में से अगर 40 बीजेपी को कर रहे हैं, 60 वो सपा में बसपा में, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इन्हीं पार्टियों का है, उसका कैडर सेट है। बीजेपी के वोटर बैंक अपने हैं जो है। लेकिन जो 300 सीटों का लक्ष्य इस बार रखा गया है बीजेपी की ओर से, वो आपको कहां तक संभव लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम 300 सीटों पर जीत जरूर हासिल करेंगे, इस बार कितना आसान हो सकता है बीजेपी? चुनावी बिगुल जब बजता है तो उससे पहले हर दल अपनी एक, जिसको बोलते हैं कि अपना एक वर्चस्व दिखाता, अपनी बात कहता है। जैसे कि आपने राजभर की बात करी तो उन्होंने भी, अगर आपको वो बयान पता हो तो उन्होंने भी कहा कि हम इस बार यूपी में 300 प्लस सीटें लेके आएंगे। तो हर आदमी 300 प्लस लेके आना चाहता है। बात रही जो मौजूदा सरकार होती है, नफा नुकसान उसी का होता है। अगर वो आगे रिपीट करती है तो नफा माना जाता है, और जो अगर वो नहीं आ पाती तो वो क्या नाम है, नुकसान माना जाता है। तो मामला ये है, देखिए मौजूदा सरकार है, फिर कह रहा हूँ योगी का एक चेहरा ऐसा है जो बहुत सारी चीजों को अपने एक अंदर समेट के उसको वहां पर वो ऊर्जा देके, सकारात्मक ऊर्जा देके अपनी सीटों को निकाल सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार फिर मैं दोहरा दूं इस जंग के अंदर कि कोई और राज्य होता, कोई और गणित होता तो कहीं ना कहीं इसको हम समझने में थोड़ी दुर्लभता दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ कोई संदेह, यहाँ कोई वो नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा कोई क्षति हो सकती है, बल्कि अगर राजभर और ये लड़ रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी, देखिए अब सपा बसपा गठबंधन नहीं होगा, बाई चांस मैं कहता हूँ होता भी है
वैसे तो निश्चित तौर पे कोई घोषणा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। यदि वो होता भी है गठबंधन, तो मुझे लगता है कि उनको जो पिछले लोकसभा में वोट बैंक मिला वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका फायदा ओवैसी और राजभर को तो हो सकता है, लेकिन उनको नहीं होगा। दूसरा, वो अलग अलग लड़ते हैं तो भी बीजेपी को फायदा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बीजेपी को नुकसान तो कोई नहीं है इनके लड़ने से, फायदा निश्चित तौर पर हो सकता है। और देखिए, राजभर का अगर हम जिक्र करें, वो हर किसी से इस वक्त अपने पाले में लाने के लिए यही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दूंगा। ओवैसी से भी उन्होंने यही बात की, अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश के मतदाता बनते हैं तो वो ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले निषाद को भी उन्होंने, संजय निषाद को भी उन्होंने यही आमंत्रण दिया था। ऐसे नेता की जो छवि होती है, जो ऑफर बांटता है ना, उसको लोग समझते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ, दशक भर में राजनीति का स्वरूप पूर्ण रूप से बदला है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चुनावी सेल से, वादों से, कि जैसे कहते हैं ना सेल सेल सेल, ऐसे अगर सेल लगाने से, लुभावने लोगों पर बेचने से अगर सरकारें चलती और राजनीति चलती तो बहुत कुछ हो सकता था। मैंने कहा कि किसान आंदोलन बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अगर राजनीति को कुछ उनके अपने घटनाक्रम है वो तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन योगी को ये दल, ये पार्टियां एक होके, अलग होके भी प्रभावित मुझे नहीं लगता कि कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखना होगा फिलहाल कौन सत्ता पर काबिज होता है, अभी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।